जय बिहार, जय बिहार। जो रोजगार के लिए गुजरात की फैक्ट्रियों में अपना पसीना बहाते हैं, महाराष्ट्र में गालियां सुनते हैं, वहां पर अपमानित होते हैं, उनको इस छठ दिवाली के बाद आप सब फोन कर दीजिएगा। अगर जनता की सरकार आती है तो उनको वापस नहीं जाना 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए। हमारी सरकार जब बनती है अगर नवंबर दिसंबर में, तो हम उस चीज को 2000 रुपए सम्मान के रूप में हम सब उन भाइयों को, महिलाओं को जो असहाय हैं, जो काम नहीं कर सकते, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, सबको हम देंगे। आप ये समझें कि डे 1 से हमारी सरकार आते ही पहला काम होगा पलायन, दूसरा काम होगा शिक्षा पर। स्कूल बड़ा बने कब बने, लेकिन जब तक बच्चे हमारे पढ़ते रहेंगे उनको सरकार अपनी फीस देगी, सरकार अपनी तरफ से फीस देगी। वो चाहते हैं कि हम चकबल्ली में, हम इस गांव में, बिहार के इस गांव में ऐसे वोट ताकत है, लोकतंत्र है, ये कोई राजशाही नहीं, ये लोकशाही है। इसमें हमारे एक वोट की कीमत बहुत है। हमारे इस वोट की कीमत ने इन लोगों को एक फकीर से राजा बना दिया, लेकिन राजा हमने इसलिए बनाया था कि हमें वो सुरक्षित रखे, हमारी देखभाल करे, हमें हेल्प करे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप इनको अगर आज जाके घर में देखेंगे, इनका जीवन का इतिहास, सबके पास फोन होगा, नहीं होगा किसी से मांग कर देखेंगे, लालू का इतिहास गूगल करें, नीतीश का इतिहास, रामविलास का इतिहास, मोदी का इतिहास, इन लोगों को पाएंगे कि ये लोग जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, किसी समुदाय के नाम पर आए और उसके बाद फिर किसी समुदाय से जुड़ गए और उसके लिए वोट लेते रहे, जनता को पागल बना के उसको किसी छलावे में, झूठ में, धोखा में ऐसे करते रहे। और आज हमारे बीच वो राजा बन के हम पर हुक्म चलाते हैं और हम अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाते। तो जनता की आवाज बनिए, जन स्वराज से जुड़िए। और मेरी परिकल्पना वही है जो 5 रमन जी ने बताया कि जन स्वराज की 5 परिकल्पनाएं फिर दोहरा देता हूं मैं आप सबको कि हमारी जो जन स्वराज की सरकार, अगर हम सब सत्ता में आते हैं, क्योंकि हम सत्ता में आने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जान जाएंगे कि आपके वोट, आपका वोट कितना कीमती है, तो आप स्वतः सामने आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। अगर बनती है सरकार तो आपके लिए 5 काम हो जाएगा। पहला काम, जो हमारे बच्चे, हमारे भाई यहाँ से 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं, उसको तुरंत इस दिवाली और छठ, क्योंकि ये दिवाली और छठ 2025 का अंतिम दिवाली और अंतिम छठ होगा हमारी इस गरीबी का। हमारे पास हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारे बैंकों, जो आप लोग जमा करते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए हमारे बैंकों में, अपने बैंकों में जमा करते हैं, तो बैंक का नियम है कि इस पैसे का 70% कम से कम अपने राज्य में निवेश के रूप में दिया जाए। आराम से बैठे हुए हैं और छोटे छोटे नारे, उसको रेवड़ियां बोलते हैं, फ्री की रेवड़ियां, कभी बोलते हैं 4000 देंगे बच्चों को, कभी बोलते हैं महिलाओं को देंगे, कभी बोलते हैं 10 लाख रोजगार दे देंगे। तो ये बेवकूफ बनाने का सिलसिला इनका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी हो जाएगी। पहला ये हमारा लक्ष्य है कि हम उन बच्चों को, जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाए, जो रोजगार के लिए गुजरात की फैक्ट्रियों में अपना पसीना बहाते हैं, महाराष्ट्र में गालियां सुनते हैं, वहां पर अपमानित होते हैं, उनको इस छठ दिवाली के बाद आप सब फोन कर दीजिएगा। अगर जनता की सरकार आती है तो उनको वापस नहीं जाना 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए। दूसरा, जो बच्चे हमारे 2 से 3 से 15 साल के हैं, आप ध्यान समझिए, 2 से 15 साल के बीच में है, अगर आप सिंपल सी बात करिए, एक मकान है, सुलांगू जी का मकान है या किसी भाई का मकान, अंग्रेज जी का मकान है, अगर उसकी नींव इतनी मजबूत कर ली जाए तो उस पर 4-5 मंजिला बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो जिस चीज की नींव जितनी मजबूत हो वो उतना ही बड़ा बन सकता है उसकी। और मनुष्य के जीवन में इसकी सबसे बड़ी नींव है उसका स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा। स्वास्थ्य तो आप सब दे ही रहे हैं, जैसे खिला के बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का साधन सरकार का काम, शिक्षा का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, दवाई का काम सरकार का होता है, इसलिए सरकार बनाई गई हजारों साल पहले। डेमोक्रेसी का उदय हुआ इसी भारतवर्ष में, इसी बिहार में, पाटलिपुत्र में डेमोक्रेसी का उदय हुआ, वैशाली में। तो हम ये मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि जो बच्चे हमारे 2 से 15 साल के हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए, इतना उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि आपको आप पर बोझ नहीं पड़ेगा। वो कैसे? अभी बच्चे जहां तहां पढ़ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम सब बच्चों को, जब तक हमारा सरकारी स्कूल ठीक नहीं होता तब तक हमारे उन बच्चों को, छोटे बच्चों को, हम अपने लोकल प्राइवेट स्कूल को उसको चिन्हित करेंगे, उसको क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, उसको चेक करेंगे कि पढ़ाने लायक है या नहीं। प्राइवेट स्कूल भी कई ऐसे भी हैं,
तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इन बच्चों को अपने निकटतम प्राइवेट स्कूल में डाला जाए, ताकि हमारा जो 10वीं का उनका है शुरू के एजुकेशन है, क्योंकि शुरू में हमारा 1.5 साल 2 साल 4 साल लग सकता है, विश्व स्तरीय स्कूल खोलने की जो हमारी परिकल्पना है उसमें समय लगेगा। लेकिन आप ये समझें कि डे 1 से हमारी सरकार आते ही पहला काम होगा पलायन, दूसरा काम होगा शिक्षा पर। स्कूल बड़ा बने कब बने, लेकिन जब तक बच्चे हमारे पढ़ते रहेंगे उनको सरकार अपनी फीस देगी, सरकार अपनी तरफ से फीस देगी। और प्राइवेट स्कूलों की फीस जो कि हमें उस मापदंड को चेक किया है, हमने पॉलिसी में लाया है, उसको हम करेंगे। तीसरा काम, हमारी माँ बहनें जो स्वावलंबी होना चाहती हैं, हमारी माँ बहनों के पास कोई काम नहीं है। जीविका के नाम पर 30% लोन, बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ क्या यातनाएं होती सब आपको पता है। जीविका एक माध्यम है, सरकार के तंत्र में एक पैसा बटोरने का एक तरीका है। हमें लगता है कि जीविका से सब हमारी माताओं बहनों को फायदा हुआ है, ऐसा है नहीं। इसका दूसरा रूप है, हम ये चाह रहे हैं कि आपको 4% जो जीविका पर या कोई और स्कीमें सरकार की चल रही है उसमें 26 से 28% का इंटरेस्ट रेट है। जो अन्य सरकार की योजनाएं चल रही महिलाओं के लिए उसमें 26 से 28% तक, 30% तक है ऋण का उसमें जो इंटरेस्ट है। हम चाह रहे हैं सिर्फ मात्र 4 रुपए, 4%, 1,04,000 रुपए सालाना, 4 लाख 5 लाख रुपए इनको हम दें ताकि वो स्वावलंबी बने। ये तीसरी बात। चौथी बात, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं उनको नकदी फसलों के लिए बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहित करें और उनको उस दिशा में आगे बढ़ाएं। और एक अंतिम बात, समाज में किसी कारण से जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग कुछ असहाय हैं, जो नहीं है, कुछ जिनके पास साधन नहीं है, तो इस 400 रुपए की जो भीख, इसको भीख कह सकते हैं। 400 रुपए में क्या होगा आज की डेट में महीने का, वो भी 3-4 महीने बाद। कितने महीने में 400 रुपए मिलता है? आप सबको यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, बड़े भाई बैठे हैं, कितने लोगों को हर महीने 400 मिलता है? बताएं आप, कितने लोगों को 400 रुपए महीना जो पेंशन मिलता है सरकार की तरफ से हर महीने मिलता है? हर महीने नहीं मिलता। हमारी सरकार जब आएगी तो हमने अपनी पॉलिसी में लिखा है कि हम उस 400 को 2,000 रुपए करेंगे। आपने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में मोदी आए थे तो इनसे मिलकर, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश से मिलकर इसने 400 को 1100 किया। ये दबाव अभी हम सरकार बनाए भी नहीं है, तब दबाव शुरू हो चुका है पब्लिक का। उसको लगता है कि सरकार लूज कर रही है अपने पब्लिक मैंडेट को, यहाँ की पब्लिक की सपोर्ट को लूज कर रही है, इसीलिए उन्होंने 1100 किया। फिर भी हमारी सरकार जब बनती है अगर नवंबर दिसंबर में, तो हम उस चीज को 2,000 रुपए सम्मान के रूप में हम सब उन भाइयों को, महिलाओं को जो असहाय हैं, जो काम नहीं कर सकते, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, सबको हम देंगे। और आज अपनी तरफ से मैं बताऊं इस विधानसभा के लिए कि ये तो 5 काम हो गए। छठा काम ये है कि हमारी सरकार पंचायत में स्पेसिफिक चीजें, हर एक हो गई बिहार स्टेट की बात, पंचायत की जो लोकल इश्यूज हैं, जैसे यहाँ सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ हमारा निकासी जो है उसकी भारी समस्या है। इसके लिए हमारा जो लोकल, जो हमारे जो मंत्रालय मिलेंगे, जो सरकार के जो नुमाइंदे होंगे, उनसे आग्रह किया जाएगा कि इसको प्रायोरिटी में पूरा करें, क्योंकि यहाँ का जो जल है पीने लायक नहीं है। आप मिनरल वाटर हम पीते हैं। आप एक एग्जाम्पल दूंगा, सूरत गया था मैं आज से 15 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले। सूरत एक वो है, शहर है गुजरात का। वहां देखा कि हर गांव में पानी टंकी बनी हुई है, और वहां जो पानी टंकी जो हम मिनरल वाटर पी रहे हैं उससे वो नहाते हैं। हमें पीने के लिए पानी नहीं आया, गुजरात में 20 साल से लोग नहा रहे हैं मिनरल वाटर से, सरकार का दिया हुआ। आप समझें इस बात को कि हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितना धोखा हो रहा है, और हमें छलावा दिया जाता है। हमारे यहाँ से मजदूर जा रहे हैं, हमें मजदूर बना दिया गया। और जो यहाँ के नेता हैं वो इस बात को नहीं महसूस करते, उनको लगता है वोट आसानी से मिल जाएगा, डरा देंगे, धमका देंगे, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, कभी भाई भतीजा के नाम पर डराते रहेंगे और अपनी सत्ता को का सुख प्राप्त करते रहेंगे। वो समय खत्म। अब जन स्वराज की परिकल्पना से जुड़े। मुझे लगता है कि हमारे बीच अब हमारे भाई, हमारे यहाँ के नेता, इस शहर के, जिला के पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय अमरीश बाबू और हमारे पर्यवेक्षक, प्रमंडल के पर्यवेक्षक आदरणीय अजीत गौतम जी हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि इन सब महान पुरुषों को सुनना चाहिए, क्योंकि इनमें
वो जन स्वराज की ओत प्रोत भावना जुड़ी हुई है, इसीलिए जुड़ी हुई है कि जन स्वराज को ये जीते हैं, इनका चिंतन है, इन्होंने इसको स्वीकार किया है और इनकी बातों को लोग सुनने के लिए इंतजार करते हैं। हम भी इंतजार कर रहे थे सर आपकी बात को, और मुझे लगता है कि आज की शाम की सभा और भी अच्छी होगी। इनके वचनों को सुने, इनके विचारों को सुने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार हम कहेंगे जय बिहार, आप बोलेंगे जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।